हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्योंकि दुनिया में किसी भी प्रोग्राम की बात करें, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले बात आती है कि एल्गोरिथम का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों मुझे एल्गोरिथम्स के बीच में कंपैरिजन करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम जब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमारी शुरू करते हैं तो हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट में उसके कई तरह के सोल्यूशंस हैं तो यूजुअली हम लोग बेस्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और हमारी कोशिश होती है, कभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को ग्रैब करें। यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर फील्ड में भी अडॉप्ट होगा, खासकर जब हम प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन डेवलप करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस कितना बेटर है। जब मैं ये कंपैरिजन कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा, तो ही मेरे लिए आगे की स्टडी या आगे जब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करेंगे हम, तो उन बातों को समझ पाएंगे। हम उसके बैकग्राउंड के लिए अपनी चीज़ें रेडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ज़रूरी टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझते हैं इसको हम कि क्यों एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज़ रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं हम कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो किसी एल्गोरिथम को अफेक्ट कर सकते हैं। अरे आप कंप्यूटर पे सॉल्यूशन बना रहे हो, किसी लैंग्वेज में कोड लिखने जा रहे हो इसका, तो नॉर्मली कंप्यूटर में क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मशीन। जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो सिंगल प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर है। क्लियर, आजकल तो हम देखते हैं ना, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर वाली बात करते हैं, ताकि थ्रेडेड आर्किटेक्चर में भी हम परफॉर्मेंस ले पाएँ, रिजल्ट ले पाएँ, बेटर जो है सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन मिले हमको। तो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मशीन। मशीन अगर पुरानी है तो हो सकता है वो कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा ले ले। अगर फास्ट या लेटेस्ट कोई मशीन या हार्डवेयर है तो उसका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम खुद के लिए मशीन खरीदते भी हैं तो आप सुनते होंगे कि हम i5 i7 की बात करते हैं कि भी i3 के साथ में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, जो एडवांटेज मुझे i5 के साथ मिल रहा है, और i7 मुझे और क्या फ़ायदा दे रहा है। फिर 32 64 बिट का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कि हम कितना ज़्यादा डेटा का फ्लो या इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को मेंटेन कर पाते हैं। ये बातें यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताती है इस तरह के केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है स्पीड ऑफ आईओ ऑपरेशंस। अगर मैं आईओ ऑपरेशंस की बात करता हूँ, इनपुट आउटपुट की बात करता हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि आपके हार्डवेयर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपके आईओ की स्पीड कैसी होगी। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं, मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, तो हार्डवेयर की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑपरेशंस की स्पीड क्या मिलेगी। तो ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, एल्गोरिथम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो तीसरी होती है इनपुट डेटा या साइज ऑफ इनपुट। जिस प्रोग्राम को, जिस एल्गोरिथम को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, उस कोड को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एग्जीक्यूशन टाइम पर जो आप इनपुट सप्लाई करने जा रहे हो उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार मैं इनपुट में 50 वैल्यू दे रहा हूँ और एक बार मैंने 5000 वैल्यूज़ दे दी, नेक्स्ट टाइम मैंने 5 करोड़ वैल्यूज़ दे दी। तो मेरा प्रोग्राम, मेरा एल्गोरिथम किस तरह के इनपुट के केस में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। कई बार दो एल्गोरिथम बहुत लो इनपुट सेट में लगभग इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जैसे इनपुट साइज बढ़ती है उनके परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं, अब आप सपोज मैंने कोई एक्स प्रोग्राम बना लिया, क्लियर, एक कोड लिख लिया मैंने। अब इसमें मेरे एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जब एक ही प्रोग्राम है तो मशीन कोई सी भी हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसका। अरे कंपैरिजन वाली बात तो कब आती है, जब मैं दो अलग अलग मशीन पे कुछ करने जा रहा हूँ तो मशीन का डिफरेंस दिखेगा। लेकिन मुझे एल्गोरिथम को टेस्ट करना है
कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, तो मैंने एक्स एल्गोरिथम एक बना लिया, एक वाई एल्गोरिथम बना लिया, या एक एक्स पर्सन ने कोड लिख दिया, एक वाई पर्सन ने कोड लिख दिया। अब एक ही मशीन, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू मशीन हो, एक सिंगल हार्डवेयर को आइडियल मान के अगर मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों प्रोग्रामर के परफॉर्मेंस के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन चूंकि दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। स्पीड आईओ ऑपरेशन की भी इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ये सेम होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होगी इनपुट डेटा। मतलब हमारी पूरी स्टडी में अगर मैं एनालिसिस करने की बात करता हूँ किसी एल्गोरिथम में, तो हार्डवेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जो सॉल्यूशन में डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका इनपुट क्या है, कितने इनपुट पे मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर मैंने 2 सॉल्यूशन बनाए या 2 लोगों ने अपने अपने सॉल्यूशन दिए हैं, तो उन सॉल्यूशन को मैं किस बेस पे कंपेयर कर सकता हूँ? इनपुट डेटा पे या उसके साइज ऑफ इनपुट पे। ये अगर वेरी होगा तो ही मैं इन दोनों एल्गोरिथम के बीच का परफॉर्मेंस का डिफरेंस समझ पाऊंगा। बात समझ में आ रही दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये मशीन का हार्डवेयर भी इस बात को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि 2 या 3 एल्गोरिथम अगर किसी प्रॉब्लम के लिए बनाए आपने और आप उनको एक ही मशीन पे टेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये हार्डवेयर का तो कोई रोल ही नहीं है, स्पीड का, आईओ ऑपरेशंस का। एक बात जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज अवर इनपुट। इनपुट डेटा की साइज डिफाइन करेगी कि आपके एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। मतलब इनाल हमको क्या समझ में आ गया कि जब मैं एल्गोरिथम बनाऊंगा तो ये जो इनपुट डेटा जब दिया मैंने, जब मैंने 50 वैल्यूज़ दी, तो एक्स और वाई जो सॉल्यूशन है वो कितना टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूशन में। 5000 दे के देखा तो क्या डिफरेंस है, 5 लैक्स अलग अलग इनपुट वैल्यू दी तो क्या डिफरेंस है, 5 करोड़ से इनपुट आ गए तो क्या डिफरेंस है। तो मतलब अल्टीमेटली इनपुट साइज अफेक्ट करती है, बताती है कि मेरे एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस क्या है। आगे थोड़ा टेक्निकली भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी तो जो एक देसी पैटर्न है, तरीका है, जिस पैटर्न से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो प्रोग्रामिंग को, उसके हिसाब से इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? तो कंक्लूज़न क्या हो गया कि हार्डवेयर में या किसी भी तरह के हार्डवेयर के बजाय मैं फोकस किस बात पे करूँगा? मैं जब भी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को चेक करूँगा, आई ऑलवेज गो फॉर टेस्टिंग ऑन डिफरेंट इनपुट्स। इनपुट के सेट अलग अलग ले लूँ मैं, तो फिर मैं इसके बीच का कंक्लूज़न ड्रॉ कर पाऊँगा कि परफॉर्मेंस किस डेटा सेट के साथ, किस इनपुट सेट के साथ, किस एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। रनिंग टाइम, कितना टाइम एल्गोरिथम 1 ले रहा है, कितना एल्गोरिथम एक्स ले रहा है, कितना टाइम एल्गोरिथम वाई ले रहा है। ये बात हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मैंने एक प्रॉब्लम दे दी आपको कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। दोस्तों मैं अभी वही प्रोग्राम ले रहा हूँ, प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो आपने अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ली होगी, क्योंकि हम C++, सी, जावा शुरुआत की जब पढ़ी होगी तो ये सब प्रोग्राम बनाए हमने। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्लियर, अलग अलग जो सिचुएशन आएगी, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो जनरेट फिबोनाची सीरीज़। तो ये सब बेसिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आप करके यहाँ तक आए। अब मैं इसी के बेसिस पर आपको कंपैरिजन की बात करना चाहता हूँ। क्लियर, कि अब हमारा आधार क्या है? एक्स पर्सन ने भी लॉजिक लिखा, सपोज दोनों C++ में लिख रहे हैं अभी, तो पहले व्यक्ति ने कोड लिख लिया, इनपुट ले लिया हमने सीन एन, एक्स व्यक्ति ने कोड लिखा, क्या लिख दिया कोड। अब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या करते हैं, तो हमने ये सम को कितना कर दिया 0, ये एन तो ले ही लिया आपने, इनपुट एन डिक्लेयर कर दिया। अब क्या बेसिक तरीका है मेरे पास यहाँ पर कि सम 0 का मतलब ये हो गया कि आप एक लूप चला के सम कैलकुलेट कर लो। तो आई कैन राइट दिस इंट I1 i लेस देन इक्वल टू n, ये सबको आता है अच्छे से। और सम असाइन सम प्लस i,
और बाद में जाके मैं सम को प्रिंट कर दूं। ये एक्स व्यक्ति का सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है कि सम ऑफ एन नंबर लेना हो तो सम को वी इनिशलाइज विद जीरो वैल्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो गार्बेज स्टोर होता है और गार्बेज के साथ ही हम प्लस करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली वी विल रिसीव गार्बेज वैल्यू। तो ये सोल्यूशन 1 है, एक्स यूज़र ने दिया। दूसरे यूज़र ने सोल्यूशन दे दिया कि आप इनपुट ले लो एन सीन, और उसने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर सम असाइंस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2 और सी आउट सम। अब दो लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन दे दिए। अब ये जो सॉल्यूशन x है, अभी स्टार्टिंग में जो अगर n इक्वल टू 5 10 दे रहे हैं तो हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के टाइम में नहीं निकल पाए, टाइम अगर इवेल्युएट करने जाएंगे हम। लेकिन जब हायर वैल्यूज़ होंगी, 100 वैल्यू की बात करेंगे, 1000 तक के नंबर्स की बात करेंगे, 10,000 तक के नंबर्स की बात करेंगे, 1 लाख तक की वैल्यू की बात जब करेंगे हम, तो फिर आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू होगा। तो जो एक्स यूज़र है, जो एक्स प्रोग्रामर है, इसने रूटीन मैथमेटिक्स के हिसाब से लूप लगा लिया एक, जो हमारी लॉजिक बिल्डिंग के जो तरीके हैं। अब इसमें जितना मैं इनकी वैल्यू दूंगा ना, 100, 10,000, 1 लाख, उतनी बार ये लूप चलेगा। अगर एक इंस्ट्रक्शन को सेट करने में अगर 1 मिलीसेकेंड का भी टाइम लगता होगा तो फिर जितनी बार लूप चलेगा उतने मिलीसेकेंड्स आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगेंगे। आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो आसानी से। तो जितना मेरा डेटा इनपुट की साइज़ बढ़ती जाएगी, ये प्रोग्राम का टाइम बढ़ेगा एग्जीक्यूशन का, क्योंकि इसका इनपुट वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। जबकि यहाँ पर क्या है, इसकी एक ही लाइन फार्मूला लगा दिया। इस वाई बंदे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो उसको बोला कि भैया आप परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट सॉल्यूशन दो, तो उसने फार्मूला लगा दिया सीधे मैथमेटिक्स का। फार्मूला का आइडिया था उसके पास, तो फिर उसने लिमिटेड टाइम में जितनी इंस्ट्रक्शन थी, कांस्टेंट टाइम के अंदर ही उसने इसका सॉल्यूशन दे दिया। तो यहाँ पर अगर इतने राउंड्स उसको प्रोसेस करना पड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर उसने 1 लाइन में उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो परफॉर्मेंस की जब बात निकलेगी दोनों एल्गोरिथम के अंदर, तो ये वाई वाला एल्गोरिथम ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि ये टाइम नहीं ले रहा है। एन की वैल्यू कुछ भी हो, एक सिंगल स्टेटमेंट में फार्मूले से ही वो कैलकुलेट करके दे देगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर किस बात का इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, डीएसए में हम बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कोड मैंने लिखा है वो परफॉर्मेंस वाइज ही बेस्ट हो। तो पहली चीज़ आती है मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाना, देन उसका एनालिसिस करना है कि रनिंग टाइम किसका ज़्यादा कम है, कम से कम टाइम में कौन मुझे परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ आउटपुट के लिए आपको दिख रहा है इतनी बार आइटरेट करना पड़ेगा लूप को, हर आइटरेशन विल टेक सम टाइम, और यहाँ पर वो टाइम रिड्यूस हो गया। तो ये मुझे लगता है बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आएगी कि आगे जाके हम बात करेंगे तो इसके लिए एन राउंड्स प्रोसेस कर रहे हैं, वो टर्म हम आगे पढ़ेंगे कि एन ऑर्डर ऑफ एन बिगो नोटेशन की अगर बात करेंगे, जो कि हम थोड़ा सा समझने के बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये इनपुट पे डिपेंडेंट है एन ऑपरेशंस पे, और ये कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर देगा। एन कुछ भी हो, इसका टाइम तो कांस्टेंट है हमेशा, इसका टाइम वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो वाई एल्गोरिथम है या वाई पर्सन ने जो एल्गोरिथम लिखा है, दैट इज़ मोर एफिशिएंट, दैट इज़ मोर बेटर, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, चाहे मेरा इनपुट कुछ भी हो, क्लियर, किसी भी तरह का वेरिएशन में दे दूँ यहाँ पर। तो ये एक पहला एक केस आपको समझ में आ गया कि जब मैंने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात की। अब आप ये देखो दोस्तों, ये तो एक प्रोग्राम हो गया पहला। एक और एग्जांपल देख लें, समझ लें अपन, टू चेक इनपुट नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट।
प्राइम नंबर है कि नहीं इसको चेक कर लो आप। तो जब प्राइम नंबर को चेक करने की बात होगी तो प्राइम नंबर का लॉजिक कैसे लिखते हैं हम लोग, आता है सभी को। तो अगर मुझे C++ में प्राइम का लॉजिक लिखना रूटीन जो तरीका हमने भी हमारे चैनल पे जो अपलोड किया हुआ है कि जो बेसिक अप्रोच है, क्योंकि अभी हम कोड लिखना सीख रहे हैं। तो जब कोड लिखना सीखते हैं तो हमारी अप्रोच क्या थी, वही कि आप इनपुट ले लो। ये सब मैंने सी आउट वगैरह लिखा नहीं, साथ में सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि हमको, मैं मान के भी चल रहा हूँ कि आपको आता है प्राइम कैसे चेक करते हैं, फिर भी मैं उसके एक लॉजिक की बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्या आ गया एन। हम लोग क्या करते हैं बेसिक लेवल पे, हमने हमारे इसमें फ्लैग लिया हुआ था एक 1, फ्लैग की प्रोग्रामिंग सीखी थी हमने कि फ्लैग से थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो नॉट प्राइम के केस में हमको फ़ायदा देता है, पर प्राइम के लिए तो अपने को पूरे एफर्ट्स करना ही पड़ते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया नंबर इज प्राइम। नॉट प्राइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 से स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को यहाँ पर। तो हमने आई को 2 से स्टार्ट किया और क्या लेते हैं हम लोग, लेस देन n, क्योंकि लेस देन इक्वल टू n-1 तक चलाना था, और फ्लैग इक्वल टू 1। हम चेक क्या करते थे यहाँ पर, इफ नंबर का माई मॉड ले लिया आई से अपन ने, अगर ये मॉड 0 है तो इस फ्लैग को आप मॉडिफाई करके क्या कर दो 0, दैट मीन्स एक बार भी वो डिविजिबल हो तो नॉट प्राइम। तो 1 को नहीं लेते और ख़ुद को नहीं लेते, तो 2 ऑनवर्ड्स हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, कोई फेल्स नहीं लगाया कुछ भी अभी हमने। और एक हमारी बेसिक अप्रोच आ गई है पूरी कोड की, और बाहर जाके हम लोग प्रिंट कर देते हैं चेक लगा के कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1 अगर हो तो ये प्राइम नंबर है, और एल्स में सी आउट नॉट प्राइम। ये हमने लिखा हुआ भी, सी में भी आके कोड लिखा हुआ है सेम पैटर्न पे, जिसको लॉजिक में अभी भी इशू हो मैंने वहाँ फ्लो चार्ट के साथ ड्राई रन करके पूरी स्टेप एक्सप्लेन की है, हाउ वी कैन चेक इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये बेसिक लॉजिक है प्राइम चेक करने का। ये मोटी मोटी बात क्या है यहाँ पर कि बताता है कि 2 से लेके n-1 तक आपको अपनी प्रोसेस चलाना है, और फाइनली अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो वो पूरा 2 to n-1 मतलब n-2 टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 छोड़ दिया और n छोड़ दिया, तो n-2 टाइम्स मुझे इस लूप को प्रोसेस करना पड़ता है टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल और नॉट। समझ में आ गई बात, ये मोटी बात है। अभी प्राइम आपको कितना क्लियर है कितना नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हम एक लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, हमने ये सब प्रैक्टिस की होगी। नहीं की है तो ये मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ, सी की आप प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम मिलेगा वहाँ पर। ये दोस्तों बना लिया। इसी प्रोग्राम में मैंने छोटा सा चेंज कर दिया, सेम कुछ लाइनें सेम है, वाई यूज़र ने भी कुछ पॉइंट सेम लिखे, लेकिन उसने लूप लगाते समय क्या कर दिया, वाइल आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n एंड फ्लैग 1, और बाकी पूरी कोडिंग सब कुछ वैसी ही है, मतलब सेम प्रोग्राम सब कुछ लिखा। छोटा सा एडिशन क्या कर दिया, उसने स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कर लिया, और स्क्वायर रूट के लिए ऊपर हमने इसी प्रोग्राम में मैथ डॉट एच या मैथ इंक्लूड कर ली। अरे इसमें मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया है, लेकिन इसमें जिस नंबर तक मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अगर कोई नंबर को मैं डिविजिबल के लिए चेक करता हूँ तो उसका स्क्वायर रूट वाला जो नंबर आएगा वहाँ तक अगर आपने डिवीज़न चेक कर लिया तो भी आप अपना कंक्लूज़न दे सकते हो,
वेदर द इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कोई नंबर को चेक करना है, क्लियर, 23 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, सो 2 से 22 तक चलाना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो ये चलेगा 2 से लेके लेस देन 4 तक, 2 3 चला और फिनिश, लेस देन 4 तक उसको एग्जीक्यूट कर लिया यहाँ पर। तो ये तरीके का फ़ायदा क्या मिलेगा स्क्वायर रूट की अप्रोच से, कि ये आपको कोई बड़ा नंबर निकालना है, आपको 1000 के ऊपर का कोई नंबर चेक करना है यहाँ पर जाके 1007। अब इसके लिए लूप चलेगा कितनी बार, तो ये चलेगा 1005 टाइम्स। और ये चलेगा 1000 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, अरे ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 30 33 34 समथिंग है। तो ये 33 34 राउंड्स के बीच में ही इस प्रोसेस को फिनिश कर देगा और 1000 राउंड उसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेंगे। आप दोनों एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस के डिफरेंस को समझो कि यहाँ पर ये वैल्यू अगर 1,00,000 होती है अभी 1,000,007, तो 1,07,000 की वैल्यू के लिए यहाँ पे सिर्फ 1000 के आसपास राउंड लगाना पड़ेंगे, यहाँ पे लाखों बार उसको आइटरेट करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये जो एल्गोरिथम है, जैसे जैसे इनपुट साइज बड़ा होते जाएगा, ये जो एल्गोरिथम है वाई जो प्रोग्रामर ने बनाया है, ये एल्गोरिथम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफिशिएंटली कैलकुलेट करेगा। क्योंकि टाइम जब बढ़ना शुरू होगा ना इनपुट का, आपका डेटा बढ़ा, आपको ज़्यादा बड़े नंबर को चेक लगाना है, तो जो लाखों करोड़ों में कोई वैल्यू आप दोगे कि इसका प्राइम नंबर चेक करो, तो इसको तो उतनी मेहनत करनी ही है, लूप को उतने राउंड चलाना पड़ेगा जाके। और ये कंपेरेटिव कई गुना छोटे टाइम में क्लियर ये उस प्रोसेस को सॉल्व कर देगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा आपको। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है, एक व्यक्ति नॉर्मल अप्रोच से कोड लिखता है तो उसका एल्गोरिथम भी रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन अभी हम बहुत लिमिटेड इनपुट की बात करते हैं। हमने भी याद करो, हम कई बार प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो लोग जो साथी चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इनको 5 7 10 लेके चला लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। 50-100 इनपुट तक भी बात पता नहीं चलेगी अपने को, जब तक कि मैं हजारों लाखों वैल्यू एज इनपुट नहीं दूं, क्लियर, लाखों बार प्रोसेस नहीं करूं किसी एल्गोरिथम को, किसी लूप को, तब तक मैं दो एल्गोरिथम के बीच के परफॉर्मेंस डिफरेंस को नहीं समझ पाऊंगा। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको अब थोड़ा सा डीएसए की जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो हमको समझ में आ जाए कि एल्गोरिथम का क्या इंपॉर्टेंस है। जितना प्रॉपर सोल्यूशन होगा रन टाइम पर, या उसका उतना रनिंग टाइम कम होगा, मतलब हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पर हम किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट कर पाएंगे। पहले हम बेसिक तरीके समझेंगे, फिर उसके मैथमेटिकल नोटेशंस की बात करेंगे कि मैथमेटिकली भी अगर कोई पॉपुलर नोटेशंस हैं तो हाउ दे रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। सारे तरीके करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, तरीके से चीज़ों को समझेंगे जिससे कि आप इन डेप्थ डीएसए को समझ पाओ। जो साथी चैनल पे इस समय तक अभी जुड़े हैं, इस लेक्चर में इस समय तक हैं, तो उनको थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे डेवलप हो रही होगी कि मैंने दो रूटीन प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर और टू चेक इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत बेसिक प्रोग्राम्स है दोनों, इनको देख के हम समझ सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, तो ये जब इनपुट साइज बढ़ेगा, क्लियर, तब परफॉर्मेंस में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। तो मुझे दिखेगा कि ये जो एक्स प्रोग्रामर है, जो एक्स कोडर है, उसका सॉल्यूशन एवरेज है, नॉर्मल है, रूटीन है, और जो वाई प्रोग्रामर है उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा, उसकी एफिशिएंसी बेटर है, और वो इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के अपनी कोडिंग कर रहा है, अपनी कोडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा है। तो ये फ़ायदा वाई प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ जाके डिफरेंस समझ में आता है कि मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैं वाई प्रोग्रामर ने जो सोल्यूशन दिया है उसको इम्प्लीमेंट करूँ और उसी को आगे यूज़ करूँ अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में। तो यही चीज़ अब आगे बढ़ेगी।
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कितने तरीक़ों से हम डील कर पाते हैं। तो उसको समझने के लिए या तो 1-2 प्रोग्राम हम सिंपल अरे की ओर बना लेंगे और फिर हम उस कंपैरिजन की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप कि डीएसए की सीरीज़ में आप कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। और मैंने बताया था हम जब इसके एक्चुअल कोड लिखने जाएंगे, स्टैक क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से इसको लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा हमको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।